दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू अरुण कुमार लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम ये पूरा यही डिस्कस करेंगे। कंडक्टेंस 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 को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो एक होता है कंडक्ट और दूसरा होता है टेंस। कंडक्ट मतलब होता है प्रवाह करना। ठीक है, यानी अपने अंदर से किसी चीज को जाने देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करने के लिए चालक का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। चालक यानी चालक चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या कर सके, फ्लो कर सके। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कौन करवाता है उसके अंदर। तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी मेटल या फिर किसी भी चालक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के मार्ग में अगर कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो ये तो हो गया चालक। तो यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने देते हैं आसानी से, यानी धारा को बहने देते हैं। तो धारा बही क्यों, आवेश के कारण। आवेश को कौन ले गया, इलेक्ट्रॉन। यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर जाए वही हमारा क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। अब ये चालक दो प्रकार के हो, तीन प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे कैसे, हालांकि और भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए तीन तरीके के ले रहे हैं। ठीक है, सॉलिड चालक मेरा। सॉलिड में कौन कौन हो सकता है, जैसे सॉलिड के रूप में अगर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर रही है, यानी जब वो ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था में होते हुए अपने अंदर से बिजली का प्रवाह करा रही है, इसको बोलते हैं ठोस चालक। जैसे लोहा हो गया, तावा तावे का तार हो गया, ये सब ठोस हो गया है। लेकिन अगर कोई वहीं पे सोल्यूशन एज ए कंडक्टर काम करे, जैसे कोई लिक्विड हो, जैसे बारिश के दिनों में कहते हैं ना कि जब नमी हो जाती है तो क्या करते हैं, मतलब करंट जो उतरने लगता है। तो करंट वहां तो तार नहीं बिछा है, लेकिन फिर भी आपको करंट का झटका लग जाता है। क्यों, इसका मतलब कि मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई अवस्था में पदार्थ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर सकती है। तो हम आपको बताए थे कि पिघली हुई अवस्था में जब कोई चीज या फिर कोई वस्तु जब पिघली हुई अवस्था में होती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते हैं, बल्कि उसमें से उसके आयन फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, आयन। और कोई भी चीज आयनाइज कब होती है, यानी जब उसका कोई न कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया हो और वो आयन के रूप में कन्वर्ट हो गया हो। तो ठीक वैसे जैसे आप लोग पहले घर पे अर्थिंग हुआ करती थी, तो जब अर्थिंग हुआ करती थी तो उसमें नमक का घोल और सब चीजें डाली जाती थी। नमक का घोल क्यों डाला जाता था कि नमक जो है एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य है। यानी विद्युत अपघट्य क्या होते हैं अब सब बताएंगे। विद्युत अपघट्य है नमक। नमक का जब हम घोल देते हैं वो सॉलिड अवस्था से किसमें चला जाता है, मोल्टन स्टेट में। यानी वो अपने आयनों के रूप में टूट जाता है, एक सोडियम प्लस हो जाता है और एक Cl माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इस आयन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो हमने चालक कितने प्रकार होता है, एक मोल्टन स्टेट वाला चालक हो गया और दूसरा सॉलिड स्टेट वाला चालक हो गया। ठीक है, तीसरा कौन सा चालक हो सकता है आपका, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो हमारा जो मेन टाइटल है, मेन मोटो आज है, वो पढ़ना है कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं। तो कंडक्टेंस की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ लिखा गया है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या मोल्टन सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, हम आपको बता दे रहे हैं वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको आप पानी में घोलें या फिर उनको जब मोल्टन स्टेट में ले आए, पिघली अवस्था में जब आप ले जाएं, तो वे इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाह कराएं, यानी वो अपने आयनों में टूट जाएं, आयनों में टूटने के साथ साथ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने दें। तब तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, तभी वो विद्युत अपघट्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, यानी जब किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या मोल्टन सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस सॉल्यूशन की, यानी उस विलयन की करंट करंट कंडक्ट करने की एबिलिटी, यानी अपने अंदर से कंडक्ट मतलब बहाने की क्षमता अपने अंदर से, और धारण करना कंडक्ट करने की एबिलिटी, एबिलिटी मतलब क्षमता,
को ही कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं। जैसे अलग अलग सोल्यूशन होगा तो अलग अलग कंडक्टेंस होगा उसका। ठीक है, ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि किसका कंडक्टेंस कितना है। ठीक है, जैसे नमक का सोल्यूशन ले लीजिए और चीनी का सोल्यूशन ले लीजिए, तो आप दोनों में करंट फ्लो कराइए, देखिए किसमें ज्यादा करंट फ्लो करता है। या फिर ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, बारिश का पानी ले लीजिए और एक साधारण सा पानी ले लीजिए और एक नमक का पानी ले लीजिए जिसमें नमक पूरा घुला हुआ है, तो आप देखेंगे किसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, और अगर बढ़िया से एग्जांपल हम आपको समझाना चाहें तो बताएंगे, थ्री इडियट मूवी आप देखे होंगे ना, कि जब वो गेट के सामने खड़ा होता है तो वहीं पे सुसु कर देता है, तो चिमटी यानी चिमटी जान रहे हो, सॉलिड कंडक्टर है। उस सॉलिड कंडक्टर पे उसका क्या गिरा था, उसका यूरिन जब गिरा, तो यूरिन में क्या होते हैं, आयन होते हैं, तो आयन का एक फ्लो बन गया और वहीं से उसी आयन के फ्लो में से करंट जो है उसकी पूरी बॉडी में गई और उसको झटका लगा था। ठीक है, तो यानी आप वहां से समझ सकते हैं जो चिम्मच था, चिम्मच को जिसने बनाया था, तो उसमें था क्या आपका, उसमें बेसिकली था, वो सॉलिड कंडक्टर था। ठीक है, यानी ठोस अवस्था वाला कंडक्टर था। और उस चम्मच में जो यूरिन गिरा था वो कौन सा कंडक्टर काम कर रहा था, वो आपका मोल्टन स्टेट वाला यानी इलेक्ट्रोलाइट वाला कंडक्टेंस काम कर रहा था। ठीक है, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल में देख सकते हो, दो एग्जांपल मतलब दो चालक आपको मिल गए कैसे। तो सिंपल है, सिर्फ आपको जानना है कंडक्टेंस किसके लिए डिफाइन किया जाता है, चालकता। चालकता अगर हम किसी सॉलिड की बात करेंगे तो अलग, मतलब सॉलिड को बताया जाएगा अलग। तो हमने बताया ना, चालक को कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं उसकी स्टेट के आधार पे। एक जब वो सॉलिड स्टेट में था, दूसरा जब वो मोल्टन स्टेट में है। तो मोल्टन स्टेट में अगर कोई मटेरियल है यानी पिघली अवस्था में है, तब वह क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, जब नहीं पिघला हुआ तभी भी उसको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए एक मेन कंडीशन होनी चाहिए, जब वो पिघल जाए और उसमें से बिजली का प्रवाह हो तभी तो आप इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम मोल्टन स्टेट में कर दे रहे हैं तो उसके अंदर से जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जितनी मात्रा में कंडक्टेंस फ्लो कर सकता है, जितना वो करा सकता है, जितनी उसकी योग्यता होगी, एबिलिटी होगी, वही इसकी क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब यह कंडक्टेंस का फार्मूला जो होता है वो उसके रेजिस्टेंस के विपरीत होता है। ठीक है, वीडियो में बने रहेंगे तो पूरा समझ में आएगा, बेसिक से एकदम हम बता रहे हैं आपको, पूरा समझ में आएगा, ये एकदम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अब ये कंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है, जैसे अभी आपको हम एक एग्जांपल लें कि जैसे दो गेट लगा है। ठीक है, दो गेट हो, एक गेट से आदमी जा रहे हैं और दूसरे गेट से निकल रहे हो, तो जाने और आने का दर, यहाँ से मान लीजिए ज्यादा लोग जा रहे हैं, वहां से कम लोग जा रहे हैं, तो बीच में जो गैपिंग है अगर उसको बढ़ा दें हम, इसको हम क्या कर दें, बढ़ा दें हम, तो मुझे आप ये बताइए, जैसे अगर हम दो जोड़ बहुत दूरी दूरी कर दें, तो आप बताइए पानी जो है आसानी से फ्लो करेगा कि बहुत ही उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि दो मोड़ आप बहुत दूरी पे कर दिए हो। तो जो पानी का फ्लो है वो जो है उसको ज्यादा दूरी ट्रेवल करके फिर उसी गेट से होके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही गेट की लंबाई थोड़ा-सा, मतलब गेट जो है आप कहाँ कर देते, थोड़ा पास कर देते, तो आदमी तुरंत निकलता है, दूसरे गेट से तुरंत पास हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ किस पर डिपेंड करेगा, गेट की चौड़ाई पर। अगर गेट की चौड़ाई ज़्यादा कर देंगे तो आदमियों की संख्या बहुत फास्ट तरीके से निकलेगी। ये तो हो गया समझाने का एग्जांपल। ठीक वैसे ही यहाँ आप देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है और आयन का भी एक्सचेंजमेंट होता है। यानी अगर आयन पॉजिटिव है, तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान होता है, बेसिकली ये कहें। क्योंकि इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ना कि आयन का। आयन किसमें मूव करते हैं, इस सॉल्यूशन में मूव करते हैं इसमें। तो ये सॉल्यूशन में जो आयन, सपोज करिए NaCl हो, तो NaCl जो है मूव करके कितनी फास्ट तरीके से इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच जा सकते हैं, यही इसका कंडक्टेंस कहलाएगा। अगर जल्दी से यहाँ पहुंच जाते हैं, जल्दी कब पहुंच पाएंगे, जब ये इलेक्ट्रोड क्या होंगे, बहुत पास होंगे। तो यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इनके क्षेत्रफल पर भी आपका कंडक्टेंस निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर मुझे सेम मटेरियल का, जैसे नमक का एक सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को अगर हम दो कंटेनर में डालें, एक कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड हैं, अगले कंटेनर में भी दो इलेक्ट्रोड है, लेकिन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उसका क्षेत्रफल अलग अलग है, तो बताइए मुझे क्या कंडक्टेंस सेम आएगा? नहीं मेरे भाई। जैसे वैसे ही, जैसे आदमी को मुझे दौड़ाना है,
ठीक है? एक आदमी को मैं 100 मीटर दौड़ा रहा हूँ, एक आदमी को मैं 400 मीटर दौड़ा रहा हूँ। तो किसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा? 400 मीटर वाले को ना। तो ठीक वैसे ही सॉल्यूशन मेरा वही है, लेकिन जब हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन कंडक्टर के बीच की दूरी यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा दी, तो हमारा जो है कंडक्टेंस क्या हो गया, वो घट गया या फिर बढ़ गया। अगर दूरी हमने कम कर दी है तो कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर वही दूरी घटा देंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है? तो कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा गया है जी बराबर 1/r होता है। ठीक है, बस सिंपल समझिए, आगे एग्जाम्पल हम और तरीके से आपको समझाएंगे पूरे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, बस अभी आपको एक रोड मैप दे रहे हैं, इंडेक्स बता रहे हैं। ठीक है, तो 1/r के इक्वल होता है आपका क्या, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अभी ये सब चीज मत जाइए, हमने बहुत सारा चीज इसमें लिखा है क्या क्या हमको पढ़ना है। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती हैं ये सब चीजें इसमें जानेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार क्या होते हैं आप इसको देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी में जाने के बाद पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, यानी अपने आयनों में टूट जाएं और इलेक्ट्रिसिटी का 100% अपने अंदर से फ्लो करवाएं। इसीलिए करंट बहुत अच्छी तरीके से करंट का कंडक्ट करते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, NaOH। ये सब आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी जब इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा तो इसमें जो है आयन पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी सभी आयन मिल करके करंट को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वीक मतलब बहुत कम घुलता है, पानी में जाएगा तो पूरा नहीं घुलेगा, आधा तो ये घुलेगा, बाकी नहीं घुलेगा। ठीक है, तो आयन जो है, जो जनरेटर नहीं होगा, अलग ही नहीं होगा, घुलेगा ही नहीं, तो कैसे हो, मतलब ये अपने आयन में जब टूटेगा ही नहीं, प्लस माइनस में टूटेगा ही नहीं, यानी कि H प्लस और CH3CO माइनस में जब टूटेगा ही नहीं अच्छी तरीके से, तो कैसे जो है पूरे करंट को जो है आयन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कराएगा, नहीं करा सकता ना। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कंडक्टेंस, चालकता जो है किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे। यानी अगर उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आयन है तब तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कम आयन है तो कंडक्टेंस बिल्कुल कम होगा। तो कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का? तो आप सीधा बताएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्वेश्चन में कभी-कभी यूपी बोर्ड में पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताइएगा, इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ होते हैं जो मोल्टन स्टेट में या फिर जिसका सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो वो अपने आयनों में कंप्लीट रूप से टूट करके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो उन्हें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, यानी विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अपने अंदर से अपने अंदर से करंट को कंडक्ट करने की, यानी करंट मतलब विद्युत धारा को अपने अंदर से बहाने की एबिलिटी यानी क्षमता को ही क्या कहेंगे, उसका उसका हम लोग कहेंगे कंडक्टेंस यानी चालकता कहेंगे। हिंदी में भी डेफिनेशन आगे है। ठीक है, तो चलिए अब आप हिंदी वाली स्लाइड पे हम चलते हैं, अगली स्लाइड पे क्या है, यहाँ लिखा गया है चालक। विद्युत अवघट्टा आसानी से प्रभावित हो जाती है, विद्युत आसानी से उसे चालक कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सब कुछ दिया गया है जो हमने आपको पूरा पहले ही बता दिया था। ठीक है, लेकिन इस स्लाइड में ये सब पूछा नहीं जाएगा आपसे। जो पूछा जाएगा हमने बता दिया आपको। आइए, आपका जो मेन स्लाइड है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, पहले हम थोड़ा सा हाईलाइटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक हो गया, एक यहाँ देखिए, बारिश का पानी, इसमें घुले आयन बहुत कम होते हैं। बारिश का जो पानी होता है, बारिश के पानी में आयन कैसे कम घुले होते हैं, अभी हमने बताया H2SO4 एक गैस होती है। तो हम सब जानते हैं कि इतना वातावरण हमारा प्रदूषित होता है, पानी तो हमारा H2O होता है, शुद्ध वातावरण होता है। क्यों? क्योंकि जब वाष्प बनती है तो सिर्फ और सिर्फ वाटर जाता है बादल बन के। लेकिन जब बारिश होती है तो इन्वायरमेंट में HNO3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2 को, और ये सब सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये सब के गैस होती हैं। ये सब गैस पानी से विक्रिया करके उसमें घुल जाती हैं और आयन बना लेती हैं, जिसके कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कंडक्टर का काम करता है, यही बारिश का जल। लेकिन अगर हम जो बादल यानी जो पानी जो बादल के रूप में जो गया, वर्षा नहीं हुआ, जो बादल है, तो उसकी बात करें हम, जो पानी हमारा वाष्पीकृत होकर गया है,
तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होता है, शुद्ध वाटर होता है, यानी उसमें से करंट का फ्लो बहुत कम होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे जो आपको बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो वाष्पीकृत पानी होता है, यानी शुद्ध शुद्ध वाटर होता है, इसमें कोई आयन नहीं होते हैं। ठीक है, अगला यहीं पे यूरिन लिया गया है। इसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन जैसे आयन घुले होते हैं, किसमें, हमारे और आपके यूरिन में, जो थ्री इडियट मूवी में आप देखे होंगे। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ले लें तो जिस विलयन में आयन अधिक होंगे उसमें विद्युत धारा उतनी ही आसानी से बहेगी, अर्थात उसकी कंडक्टेंस उतनी ही अधिक होगी। तो मेरे भाई, तो इसके बाद अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं पहले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ज्यादा आयन होंगे, क्योंकि जब इसका हम सोल्यूशन तैयार करेंगे मोल्टन स्टेट में, तो वो क्या कराएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आयन प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने बताया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी करंट को कैरी करने की जो क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी इसके अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम आयन, जब कम आयन होंगे तो कम करंट को अपने अंदर धारण करने की क्षमता वो रखेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या है, एक बात ध्यान रखना, सामान्य शुद्ध पानी और बारिश के पानी को कंडक्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, हमने कहा ना, सामान्य यानी शुद्ध पानी, इसका कंडक्टेंस बहुत निग्लिजिबल होता है, यानी जब उसमें आयन नहीं रहेंगे तो करंट को कैसे कैरी करेगा भाई। जबकि सामान्य बारिश के पानी में घुली हुई गैसें और अशुद्धियां उसकी कंडक्टेंस से कुछ अधिक हो सकती हैं, इसलिए तुलना करते समय बारिश का पानी बनाम मूत्र या फिर डिस्टिल्ड पानी बनाम नमक का घोल जैसा उदाहरण अधिक स्पष्ट करते हैं। तीन एग्जाम्पल है, शुद्ध बारिश का पानी, मूत्र और आपका नमक का घोल, चार एग्जाम्पल है। चारों का अगर कंडक्टेंस की तुलना की जाए, तो अगर बारिश बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में हुआ है तो इसका कंडक्टेंस आपके मूत्र से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा आयन घुले होंगे, ज्यादा से ज्यादा गैस घुली होंगी। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल एरिया में बारिश हुई है, वहां का पानी आप ले रहे हो, तो उसका कंडक्टेंस आपके मूत्र से कम होगा, क्योंकि आपके मूत्र में आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, यूरिन, तो ये सेल कांस्टेंट क्या होता है, अब इसके बारे में तो हम सीधा सिंपल आपको बता रहना चाह रहे थे, कंडक्टेंस होता क्या है, यानी चालकता होती क्या है। तो चालकता, अगर हम सोल्यूशन वाले के रिश्ते में बात करें, तो किसी भी सोल्यूशन के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन के द्वारा द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की क्षमता ही क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। अब यह कंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करती है, हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखना चाहते थे कंडक्टेंस होता क्या है हमारा। ठीक है, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो कंडक्टेंस बेटा आपके सॉल्यूशन, यानी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसके वीकनेस और इसको स्ट्रांगनेस पर डिपेंड करती है, यानी इसके विलयन जब बनाएंगे तो इसके द्वारा आयनाइज होने की, यानी अपने आयनों में टूटने की क्षमता पर भी डिपेंड करती है। अगर ज्यादा वो टूट जा रहा है, यानी तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर कम टूट रहा है तो उसका कंडक्टेंस बहुत ही कम होगा। दूसरा चीज, कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर, क्योंकि जब आयन जो है वो दौड़ के जाएगा, चल के जाएगा, तो किसी न किसी इलेक्ट्रोड के पास जाएगा वो आयन। तो अगर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हम ज्यादा कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड का एरिया घटा बढ़ा दे रहे हैं, तो भी कंडक्टेंस जो है उस सोल्यूशन का, उस इलेक्ट्रोलाइट का घट बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी सोल्यूशन का कंडक्शन डिफाइन करते हैं तो हम एक स्थिर सेल लेके करते हैं। स्थिर सेल बोले तो, यानी जैसे अगर हमने चार एग्जाम्पल यहाँ लिया है, कौन कौन सा, एक यूरिन का, यूरिन बोले तो मूत्र का, एक यूरिन का लिए हुए हैं, दूसरा किसका ले रहे हैं, नमक का घोल ले रहे हैं, तीसरा किसका ले रहे हैं, बारिश का पानी ले रहे हैं, चौथा किसका ले रहे हैं, शुद्ध पानी। इन चारों पानी को अगर हम एक स्थिर सेल में रखें, स्थिर सेल बोले तो जिसकी जिसके इलेक्ट्रोड के बीच की चौड़ाई क्या हो, फिक्स हो, और लंबाई भी क्या हो, फिक्स हो। चौड़ाई बोले तो जैसे ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो बदलनी नहीं चाहिए, और इसका जो चौड़ाई है इलेक्ट्रोड का वो भी नहीं बदलना चाहिए। जब ये इलेक्ट्रोड फिक्स हो गए, यानी 1 सेंटीमीटर ये भी, 1 सेंटीमीटर ये भी, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस भी कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी हम यहाँ बना भी देते हैं, चलिए। ये फिर हम शायद एग्जाम्पल एक लेकर आए हैं, यहाँ ले लेते हैं, डायग्राम लेकर आए हैं हम आपके लिए, यहाँ देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसका, ये जो इलेक्ट्रोड मेरा है इसका हम फिक्स कर दें, ठीक है, इसको भी फिक्स कर दें। ठीक है, सपोज करिए ये कितना है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर लंबा भी है ये इलेक्ट्रोड जो है, और इसके बीच की डिस्टेंस भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो जो
ये मेरा सेल होगा, ये जो मेरा सेल बना है ये तो स्थिर हो गया ना। क्या हो गया, सेल मेरा स्थिर हो गया, तो यहीं से अगला डिफाइन किया जाएगा सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, सेल स्थिरांक। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी हमने बताया ना कि अगर हम चार सोल्यूशन ले रहे थे, चार सोल्यूशन कौन कौन सा ले रहे थे, जैसे शुद्ध जल, कौन सा, शुद्ध H2O, और ये बारिश, बारिश का ये H2O, और यहाँ यूरिन, क्या ले रहा हूँ, यूरिन ले रहा हूँ, यानी जिसको बोलते हैं पेशाब, पेशाब। और अगर हम यहाँ ले रहे हैं NaCl का घोल, क्या ले रहे हैं, NaCl का घोल, तो इसमें कोई आयन नहीं, कोई आयन नहीं है, ठीक है। और इसमें बारिश वाले में Na+ हो सकता है, K+ हो सकता है, फिर H+ हो सकता है, इतने सारे आयन हो सकते हैं, और सारे आयन हो सकते हैं। पेशाब में K+, Na+, अमोनिया तो रहता ही है, जानते हो, NH3+ या फिर माइनस, फिर यहाँ H+, ये सब आयन हो सकते हैं किसमें, यूरिन में आपके, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसको, तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, चलिए, ठीक है। और ये NaCl का घोल में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ Na+ रहेगा और Cl- रहेगा, ठीक है। अब बताइए, ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl का सोल्यूशन, तो इसकी चलक तो बहुत ज्यादा होगी, क्यों, अगर मैं इसको इसमें फिल करूंगा, कौन है यहाँ, तो मैं इसके बीच की दूरी घटा बढ़ा नहीं रहा हूँ, जैसे ये भी इसके बीच में दौड़ने वाला है, एक धावक ये हो गया, एक दौड़ने वाला ये हो गया, एक दौड़ने वाला ये हो गया, एक दौड़ने वाला ये हो गया, ठीक है। यानी चार धावक है हमारे पास। तो चारों धावक को मैं अगर इसमें फिल करूं, तो बताइए सबसे पहले कौन जो है यहाँ पहुंचेगा, मुझे बताइए। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वही सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं इन सब के लिए इस डिस्टेंस को घटा बढ़ा के रखूं, अलग अलग सेल बना लूं, तो क्या बताइए, मेरा जो कंडक्टेंस है वो क्या सही आएगा, नहीं आएगा। कंडक्टेंस हम जब अलग अलग मटेरियल का निकालते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का निकालते हैं, जैसे यहाँ हम चार इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं, तो चार इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम जो है बेसिक बेस पॉइंट लिया जाएगा, यानी सेम सेल स्थिरांक होना चाहिए, सेम सेल होनी चाहिए। यानी सेम सेल में अगर हम रखे हुए हैं और उसके बीच इस आयनों को फ्लो करवा रहे हैं, तो हमने देखा सबसे ज्यादा बिजली किसमें हमको करंट, करंट मिला, इसमें मिला, फिर किसमें मिला, फिर इसमें मिला, फिर इसमें मिला, फिर बहुत ही ना के बराबर इसमें मिला, शुद्ध पानी में, ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्यों डिफाइन किया जाता है, अब आपको समझ में आया होगा। सेल स्थिरांक इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का चालकता को आसानी से निकाल सकें। और चालकता होती क्या है, चालकता हमने बताया ना कि किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा अपने मोल्टन स्टेट में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने की क्षमता को ही क्या कहेंगे, उसका कंडक्टेंस कहेंगे, यानी चालकता कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये इस एग्जाम्पल से पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे बेस्ट तरीके से और कोई नहीं समझा सकता है। टीचर लोग करते क्या है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, और सीधा बताना शुरू कर देते हैं सेल स्थिरांक क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होती है, ये सब चीजें। लेकिन आप रियल लाइफ से जोड़ के देखिए, कंडक्टेंस का मतलब कुछ और नहीं है। कंडक्टेंस मतलब होता है चालकता। तो अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ तार देखे होंगे, तार में से बिजली फ्लो करती थी, लेकिन आप अपनी रियल लाइफ में कभी सोचा कि तार में से अगर बिजली जा रही है तो इस पानी में से बिजली कैसे जाती होगी जो हमको करंट मार देता है। और पानी कैसा, शुद्ध पानी नहीं होना चाहिए, बारिश का पानी होना चाहिए, फिर इसमें आयन हो। मेरे भाई उसमें जो है इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का मेन रीजन होता है या तो इलेक्ट्रॉन हो या तो फिर आयन हो। तो जो सॉल्यूशन में से जब बिजली फ्लो करती है तो उसमें आयन होते हैं, तो अलग अलग सॉल्यूशन के द्वारा, अलग अलग सॉल्यूशन के द्वारा अलग अलग बिजली का फ्लो कराया जाता है, ठीक है। कोई सॉल्यूशन ज्यादा बिजली को फ्लो करवा रहा है, तो कोई कम करवा रहा है, कोई बहुत ज्यादा करवा रहा है। तो यही सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हम लोग इस सेल स्थिरांक को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करते हैं, सेल स्थिरांक को डिफाइन करते हैं। यानी जब हम सेल स्थिरांक को डिफाइन कर देंगे, इस सेल स्थिरांक को डिफाइन कर देंगे, चलिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना सोल्यूशन आएगा, केवल केवल 1 मिल, 1 ml आएगा। कैसे, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, लंबाई भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो सोल्यूशन भरा जाएगा, इन चारों सॉल्यूशन का अगर हम सॉल्यूशन का एक सॉल्यूशन ले, जैसे NaCl का घोल ले, तो कितना आएगा, केवल और केवल 1 ml आएगा।
तो जब 1 ml आएगा तो 1 ml सोल्यूशन के द्वारा कितनी बिजली फ्लो कराई गई, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें 1 मोल सोल्यूशन हमने लिया था इसी में, कितना लिया था, 1 मोल सोल्यूशन लिया था, तो उसकी मोलर चालकता हो जाएगी। ये सब चीजें भी आगे पढ़ेंगे, बस हम सिर्फ आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहे थे, मतलब क्यूरियोसिटी बता रहे थे, कुछ और नहीं है। बस रिलेट करके चीजों को पढ़ोगे तो बहुत आसान है ये। बस आज इतना समझना था कि आपको कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक क्यों डिफाइन किया जाता है। फिर वहीं सेल स्थिरांक डिफाइन करने के बाद हम आते हैं अगले में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्यों डिफाइन की जाती है, तो विशिष्ट चालकता इसलिए डिफाइन की जाती है, विशिष्ट चालकता का मतलब मेरे भाई ये हुआ कि जब हम 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़े किसी सेल में कोई कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, तो उसके द्वारा जो कंडक्टेंस, जो चालकता दिखाई जा रही है, वही उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। अभी हमने बताया ना कि अगर ये 1 सेंटीमीटर हो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो, इसके बीच की चौड़ाई कितनी हो, लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर हो, और इसमें अगर हम NaCl का सोल्यूशन डालें तो उसकी चालकता की अगर कितनी आ जाए, मान लीजिए इसकी चालकता आ गई 4, 4, 4 ओम आ गई है, तो 4 ओम का उल्टा कर लीजिए तो महो बोलते हैं शायद उसको, ठीक है, साइमन या फिर बोलते हैं इसका जो यूनिट होता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा, यानी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। जब तुम्हें मेरे भाई विशिष्ट चालकता पता रहेगा तो तुम मोलर चालकता निकाल सकते हो या फिर तुल्यांकी चालकता निकाल सकते हो। कैसे, अभी हमने बताया ना कि 1 ml सोल्यूशन लिया गया है, तो जैसे तुम 1000 ml सोल्यूशन ले लिए, कितना ले लिए, 1000 सोल्यूशन ले, 1000 ml सोल्यूशन यानी 1 लीटर में। अब उस 1 लीटर में अगर तुमने मेरे भाई किसको घोला हुआ है, इस NaCl का 1 मोल घोला हुआ है, कितना घोला हुआ है, 1 मोल घोला हुआ है। तो 1 मोल NaCl के द्वारा जो चालकता इस सेल में दिखाई जाएगी, उसको हम बोलते हैं मोलर चालकता। क्या बोलेंगे उसको, मोलर चालकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मोलर चालकता बोलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से 1 मोल यूरिन के द्वारा जितनी चालकता दिखाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी यूरिन की मोलर चालकता बोलेंगे। तो मोलर चालकता भी डिफाइन की गई है आगे आपको, ठीक है। तो आप अपना बुक पलटेंगे, उसमें मोलर चालकता दिया रहेगा, तुल्यांकी चालकता दिया रहेगा, और उन सब के बीच में रिलेशन भी दिया रहेगा। ठीक है। तो आज हम आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहे थे कि चालकता होती क्या है, और सेल स्थिरांक क्यों जो है बनाया गया है। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक अगर नहीं बनाया गया होता तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का जो चालकता है हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते, अलग अलग आता हमारा, क्योंकि हमें एक सेल बनाना था, सेल स्थिरांक बनाना था, और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि जितनी चालकता आ रही थी, जितना ये सब इसकी चालकता को डिफाइन करते हुए चले जा रहे थे हम, ठीक है। तो आपको विशिष्ट चालकता दी रहेगी, फिर वहीं से आपसे मोलर चालकता अगर निकलवा चाहेंगे तो आप मोलर चालकता भी निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भी चालकता निकाल सकते हैं, सारी चालकता आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी सारी चीजें हम लिख के लाए हैं, आपको इसको भी दिखवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी बस लिख तो नहीं, क्या, हाँ देख लीजिए। चलिए एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। एक बात ध्यान रखना, शुद्ध पानी ये तो हम पढ़ दिए थे, एक सेकेंड यहाँ से। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक कांस्टेंट होता क्या, सेल स्थिरांक को रटने से पहले उसका फील समझिए, ठीक है। अभी हम इसको फीलिंग करा नहीं है। मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड पास पास हैं, क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड पास पास हैं। ये कह रहा है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, तो चलिए हम अपने पास दो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं, किस वन, इन दोनों इलेक्ट्रोड बहुत ही दूर हैं, केस टू ले रहा हूँ, बहुत दूर इलेक्ट्रोड है। किस स्थिति में करंट आसानी से जाएगा, तो हम सब जानते हैं इस स्थिति में हमारे आयन को बहुत कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जो सोडियम अगर आयन है और ये Cl आयन है, ठीक है। तो अगर ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है और ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो ये Cl आयन इधर जाएगा और ये सोडियम आयन इधर जाएगा, तो कम डिस्टेंस जाना होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये माइनस इलेक्ट्रोड है, ये प्लस इलेक्ट्रोड है, तो मेरे भाई ने सोडियम आयन को बहुत दूरी चलना पड़ेगा, और क्लोरीन आयन को भी बहुत ज्यादा दूरी चलना पड़ेगा। तो इसकी चालकता घटेगी कि बढ़ेगी, इसकी चालकता घटेगी। तो किस स्थिति में करंट आसानी से जाएगा, जब आप इलेक्ट्रोड के पास होंगे, जब इलेक्ट्रोड क्या होंगे, पास होंगे, तो आपका जो है कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, यानी चालकता ज्यादा होगी। अब दूसरा सवाल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल,
यानी अगर हम क्षेत्रफल ज्यादा कर दें, ये एरिया अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आयन आपके इस पे टच में आएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर आयन टच में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और आयन का एक्सचेंज बहुत ही आसानी से होगा। अगर ये प्लस है, सोडियम अगर आया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन आया तो इस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, ये हो गया जवाब। बड़े वाले इलेक्ट्रोड में क्योंकि आयनों के जाने आने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। अब अब हम आपको बताएंगे फिर यहाँ पे सेल स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या है? सेल कांस्टेंट हमें बताता है कि सेल की बनावट, यानी इसमें केवल दो चीजें होती हैं, पहला इसकी लंबाई होती है, दूसरा इसका क्षेत्रफल होता है। तो सेल स्थिरांक को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ जी। तो इसको आप लिख लीजिए, जी बराबर होता है आई, मतलब या फिर यल बाई ए होता है। यल मतलब लंबाई, जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई अगर यल है, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, ओ फिर से बना दे रहा हूँ, चलो। इसका एरिया ए है, और का जो एरिया है वो भी क्या ए है, और इसके बीच की लंबाई यल है। तो अगर हम इस सेल का, अगर इस सेल का क्या निकालें, सेल स्थिरांक निकालें, तो जी बराबर हमारा हो जाएगा यल बटे ए हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया है। तो सेल स्थिरांक क्यों डिफाइन किया जाता है? कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की उनकी चालकता को एक मानक स्केल पे तुलना की जा सके, इसलिए हम सेल स्थिरांक को डिफाइन करते हैं। सेल स्थिरांक किसके बराबर होता है? सेल स्थिरांक होता है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और उनके बीच के, और जो इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है उनका रेशियो होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? आगे है इसे महसूस करें, इसे फील कराया गया है। हमने वो जो एग्जांपल लिया वही हमने सब हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, कल्पना कीजिए दो बड़े दरवाजे आमने सामने लगे हैं। ठीक है, करा कल्पना कीजिए दो दरवाजे आमने सामने लगे हुए हैं, यानी एक दरवाजा ऐसे यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, और एक दरवाजा ऐसे यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक दरवाजा ऐसे लगा हुआ है, आमने सामने लगे हैं। दरवाजे पास और बड़े हैं, पास में भी हैं और बड़े भी हैं। तो लोग आसानी से निकल जाएंगे, यानी यहाँ से जाएंगे और आसानी से चले जाएंगे, पास में रहेंगे ना, नहीं तो यहाँ कलेक्ट होते जाएंगे सब लोग और ये भिड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम दूर कर दें यही दरवाजा, तो क्या होगा? तो लोग तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से निकलने के भी तो चाहिए। तो डिस्टेंस ज्यादा है, हो सकता है यहाँ थक जाए कुछ लोग आते वक्त, या टकरा जाए इससे, तो ये पास ही नहीं कर पाएगा इसको, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा ना इसको। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, बस रियल लाइफ से समझाना था। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके पूरा समझा ही दिए हैं। तो सेल स्थिरांक को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंडक्टेंस को जी बराबर होता है कंडक्टेंस, सेल स्थिरांक को नहीं। जी बराबर मेरा कंडक्टेंस होता है, और सेल स्थिरांक जो होता है वो आई यल बाई ए होता है। यल क्या है मेरा? डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच का। ए क्या है? इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल और उनके बीच का क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल कांस्टेंट कहते हैं। यह सेल की ज्यामिति यानी संरचना को दर्शाता है। फिर आगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशेष चालकता। विशेष चालकता क्यों डिफाइन की गई थी, हम आपको समझाए थे। 1 ml, यानी जब इलेक्ट्रोड की लंबाई क्षेत्रफल जो हो वो कितना कितना स्क्वायर आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है 1 हो, तो उसके बीच सोल्यूशन कितना आएगा? अगर उसका आयतन निकालें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सोल्यूशन आएगा? 1 ml आएगा ना। तो 1 ml उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितनी कंडक्टिविटी शो की जाती है वही इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसको कैसे? मान लीजिए आपके पास दो गिलास है। ठीक है, अब आगे फिर क्या है, अगले शायद स्लाइड में है। अब सेल कांस्टेंट क्या है? सेल कांस्टेंट भी बता, सेल कांस्टेंट हमें बताता है कि सेल की बनावट कैसी, इसमें कितनी दो चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपके पास दी गई हैं। फिर वही चीज हम कॉपी कर लिए शायद लगता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये बताना था। मान लीजिए आपके पास दो गिलास है, पहले में शुद्ध पानी है, दूसरे में नमक का घोल है। वही हम जब समझा के आए फिर वही इसमें लिख कर लाए, वही दोनों में एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाल करके करंट पास करते हैं। एक पहले में शुद्ध पानी है, दूसरे में नमक का घोल है। किसमें करंट ज्यादा आसानी से बहेगा? तो नमक वाले में ज्यादा बहेगा, नमक के घोल में, क्योंकि इसमें आयन अधिक है। अब सवाल, अगर हर बार इलेक्ट्रोड की दूरी और आकार बदल दें तो क्या कंडक्टेंस की सही तुलना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी मेरे भाई। अगर आप कंडक्टेंस की दूरी बढ़ा देंगे, तो जो आपका जो नमक वाला सॉल्यूशन तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा आ रही थी, अगर आपने दूरी बढ़ा दी तो उसकी कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है घट जाएगी।
तो मुझे इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी और उसका क्षेत्रफल नियत रखना है। क्या रखना है? नियत रखना है, और तब जा करके उसमें शुद्ध पानी एक बार डालना है, उसका कंडक्टिविटी नोट करना है, उसके बाद नमक का घोल डाल के उसका कंडक्टिविटी चेक करना है। और कितना डालना है? 1 ml, क्योंकि इसकी बनावट से हमने क्या लिया है, उसका जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर, उसकी दूरी जो है उसकी उसकी 1 सेंटीमीटर, तो उसमें वॉल्यूम कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर आएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई के बीच में जो इलेक्ट्रोड के बीच में जो सोल्यूशन भरा जाता है, उसके द्वारा जो कंडक्टिविटी आती है वही हमारी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। और अभी हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसका बहुत ही सिंपल ट्रिक कैसे आप उसको याद करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आशा करते हैं आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे करते भी रहेंगे।